हो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, रिवीजन नहीं करता और बरंडर हो जाता। आइए दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करते हैं। पॉलिटी का 2 लेक्चर क्लास किया है ना, दोनों का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। ठीक, और आज ख़त्म करते हैं, आज़ादी में घुसा ही देते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने रिवीजन करते हैं 1600 ईस्वी में। ठीक, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत आती है व्यापार करने। कहाँ से? सूरत में स्थापित करती है। ठीक, राजलेख के माध्यम से। उसके बाद क्या था, 1726 में आया था एक 1726 का राजलेख। उसके बाद फिर क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चर्चा करेंगे इस पर, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद क्या था फिर, 1781 संशोधन अधिनियम। जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे लिखते जाइए, परीक्षा में पूछ देता है। संशोधन अधिनियम किसको क्या बोला जाता था, अधिनियम। ठीक, और 1784 वाले को अधिनियम में जो आया था उसको दिया पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 है भैया मेरे, 84 84। ठीक, उसके बाद आ गया 1784 के बाद 1793 को यहाँ से चार्टर अधिनियम स्टार्ट हो जाता है। चार्टर अधिनियम अब हो गया 1813 में। 1813 में कितना हो गया, इसको भी चार्टर अधिनियम कहा जाता है। चार्टर अधिनियम, हाँ पूजा पाठ नहीं है इसीलिए गाना वाना बजा रहे हम लोग। 1833 देखते हैं, इसको क्या कहा जाता है, चार्टर अधिनियम। अब देखते हैं 1853। ब्रीफ में सबका ना, मतलब शॉर्ट में इसका सबका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा जानकारी लेकर रिवीजन मारते हुए चले। इसको भी क्या कहा जाता है, चार्टर अंतिम था। 1858 वाला को क्या कहा जाता है, शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब जो है ना, अब 1861, 1892, 1909 क्या कहा जाता, परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक, और 1919 1919 से 1919 टू 1947 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। जानेंगे इसके बारे में सब आज, इसी यहाँ से यहाँ तक का जानना है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं, देखिए आइए जानते हैं 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र दी और बोली, वो बोले क्या, जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। पूर्वी देश में कौन कौन आ जाते हैं, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, उसमें तो भारत में था बांग्लादेश म्यांमार सब। ठीक, और श्रीलंका, मलेशिया, मलक्का प्रायद्वीप वाला। ठीक, और दूसरा हो गया, और इसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य की टीम था। ठीक, हाँ उसके बाद फिर 1726 में क्या गया, एक राजलेख जारी किया गया। राजलेख उसको कहते हैं जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया जाता है, इसी को चार्टर या चार्टर भी कहते हैं। ठीक, उसको या चार्टर भी कहते हैं। ठीक, हाँ तो ये भेजा गया, और इसमें क्या किया गया था, बंगाल और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को ये शक्ति दी गई कि आप अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक जैसे आपको सुविधा मिले
जिस हिसाब से आपको व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो उसके अनुसार आप व्यापार विधि बना सकते हैं, ठीक, विधायी शक्ति देगी थी 1700। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आती है। रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक कानून भी कहा जाता है, ठीक। और दूसरी बात, इसमें 1700 इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पेयर। 4 कौन और 3 और कौन थे? एक चैम्बर्स थे, 2 का आप नाम बताइए। हाँ, और देखिए इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अधीन क्या किया गया था, इन दोनों को रख दिया गया था, मुंबई के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को, ठीक। उसके बाद फिर 1700 और इसमें एक बोर्ड गठन किया गया था, उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम गठन किया गया था। उसके बाद क्या किया गया था, इस अधिनियम में कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार भारतीयों से उपहार लेने के लिए मनाही कर दिया गया था। उसके फिर 1781 में एक संशोधन अधिनियम आया था। इस अधिनियम को, ये अधिनियम नहीं था, ये संशोधन अधिनियम था, ठीक, जो 1773 की कमियों को पूरा करेगी। कमियों हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं उसके में, ठीक। और ये क्या किया, ये इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, ठीक। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके लिए इसके साथ एक निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था। निदेशक बोर्ड ने इसमें क्या किया था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चीन और चीनी का व्यापार, चीन के साथ और चीनी का व्यापार कंपनी कर सकती थी, बाकी बात कोई व्यापार नहीं कर सकती थी। हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर 1793 में एक अधिनियम पास किया गया था, जिसमें पहली बार फिर 1813 में एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया। 1813 में क्या किया गया था, 1 लाख रुपया दिया गया था भारतीयों को शिक्षा के लिए। और दूसरी बात, ईसाई ब्रिटेन वाले ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, इसकी अनुमति दी गई थी, ठीक। और 1833 में हम देखते हैं, 1833 में क्या करते हैं, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त, अब चीन के साथ भी व्यापार नहीं करेंगे, ठीक। और यहाँ जो 1726 में इनको जो विधायी शक्ति मिली थी वो समाप्त कर दिया गया था, किसमें, 1833 में, ठीक। और इसमें क्या किया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, बाल दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, बाल विवाह का किया गया था, ठीक। और जो भी था पूर्ण रूपेण योजना बनाई गई थी। और क्या किया गया था, हाँ, इसमें जो थे 1833 वाले गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहाँ से केंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और देखिए इस अधिनियम से लेके यहाँ तक जो भी अधिनियम बना, यहाँ तक जो भी अधिनियम था उसको नियामक कानून कहा जाता था। इसके बाद से अधिनियम कहा जाने लगा। फिर आती है 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें पहली बार अब आती है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान था, इसमें यह प्रावधान था, लॉर्ड मैकाले समिति बनाई गई। लॉर्ड मैकाले समिति जो थी ना, मैकाले समिति वो क्या किया था, भारतीयों को ICS में भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता रखी गई थी सिविल सेवा में। फिर 1858 का अधिनियम आता है, ठीक। 1858 के अधिनियम में क्या किया गया था, 1858 के अधिनियम में क्या किया गया था, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, व्यासराय। व्यासराय कौन होते थे, व्यासराय महारानी एलिजाबेथ का बेटा था। तब व्यासराय मारेंगे, व्यासराय जो था ना, व्यासराय वो होता था मतलब ताज जो थे ना उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुआ करते थे। और इसके लिए भारत राज्य सचिव का गठन किया गया था पद, ठीक। राज्य सचिव प्रशासन का कार्य देखते थे। और इसीलिए 1800 उसके बाद फिर 1861 में आते हैं हम लोग। 1861 में क्या किया गया था, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक, जिसमें 3 स्थानीय भारत में शासन करने के लिए, अगर भारत में शासन करना, ये उन्होंने सोचा भारत में शासन करना तो भाई स्थानीय लोगों को शामिल करना जरूरी है। इसमें पहली बार लाया गया था, ठीक, भारतीयों को। तो 3 व्यक्ति थे, कौन सा, पटियाला के महाराजा, पंजाब के राजा और सर दिनकर राव। और उसके बाद फिर आए थे, और इनमें क्या किया गया था, इन 1892 में इनको बजट पर बोलने का अनुमति दी गई। और 1909 में प्रत्यक्ष उस पर बहस भी कर सकते थे, बजट पे विचार विमर्श भी कर सकते थे। और इसमें क्या किया गया था, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दिया गया था 1892 में। 1909 में क्या किया, चुनाव का सांप्रदायिक आधार पर कर दिया था, मतलब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कर दिया था। अल्पसंख्यक कौन थे, मुस्लिम समुदाय, ठीक ना, मुस्लिम समुदाय। और उसमें क्या प्रावधान था कि भाई मुस्लिम वर्ग के जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होंगे उनका चयन भी
उनके लिए वोट भी सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही दे सकते हैं, ना कि कोई और। ठीक, इसी के आधार पर यहाँ से देखिए तिकड़मबाजी स्टार्ट हो गया, भारत का फूट डालो राजनीति वाली। ऐसे तो बहुत पहले से हुआ, वो सब हिस्ट्री में जानेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं हम लोग। फिर 1909 में, और इसमें दो बड़ी थे, दो पर्सनालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा बताइएगा? दो पर्सनालिटी, मोंटेगू चेम्सफोर्ड, मोंटेगू और चेम्सफोर्ड, या फिर लॉर्ड मार्ले मिल्टो, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिल्टो। ठीक, ये चार नाम दिए ना, चार में से ये बताइए 1909 में राज सचिव कौन थे, ठीक, और वायसराय कौन थे, और कौन व्यक्ति 1909 में भारत के वायसराय और राज सचिव थे, ये चीज़ हमें बता दीजिए। आइए अब हम लोग देखेंगे 1919 का शासन अधिनियम। हम लोग तो ब्रीफ में वो चीज़ जान लिया। अच्छा, जैसे मैंने जिसके सामने जो जो लिखा है ना, कौन परिषद अधिनियम है, कौन शासन अधिनियम है, और कौन राजलेख है, वो सब याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है वन लाइनर क्वेश्चन में। अब लोग देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। हो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो बरंडर हो जाता। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए जानते हैं 1919 वाला अधिनियम के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, इस अधिनियम को जो पारित किया गया था कब, 1919 में तो पारित किया गया था, लेकिन ये अधिनियम लागू कब से हुआ था? ये अधिनियम लागू हुआ था 1921 से। ठीक, देखिए इसमें क्या किया गया था, जितने भी विषय थे देश में, जो भी सूचियाँ, एक विषय सूचियों का विषय बनाया गया और उसे दो भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। जैसे आज है ना संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची कहते हैं ना, ठीक उसी वहीं से प्रारंभ होती है, यहीं से तिकड़मबाजी इसका स्टार्ट होता है। बांट दिया गया था दो विषयों को। चलिए बोलिए इसका, देखिए चलिए देखते हैं। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ था, 1921 से लागू हुआ था कि इसके इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की पहचान कर उसे अलग अलग किया गया था। ठीक, अलग कर दिया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों पर दोनों विधान परिषद हो, दोनों विधान परिषद हो, मतलब कहने का प्रांत वाला विधान परिषद और केंद्र वाला विधान परिषद, आज जिसे पार्लियामेंट है और एमएलए वाला होता है, हाँ, पार्लियामेंट वाला और लेजिस्लेटिव वाला, दोनों का अपना अपना परिषद था। दोनों अपने विषय, अपने अनुसार अपने विषयों पर क्या करते, विषय अपने सूचियों के अनुसार अपने विषय पर कानून बनाते थे। ठीक, दोनों को दिया गया था। हाँ, सरकार की ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बनाने के लिए तो दिया गया, लेकिन वो फैसला वही होगा जो केंद्र सरकार चाहेगी। उससे कोई मतलब नहीं कि आप कुछ भी बना लो लेकिन लागू नहीं करेगी, सीधा कहने का मतलब था। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भाग में बांट दिया गया। प्रांतीय विषय जो था, स्टेट के पास जो विषय थी, सब्जेक्ट थी, उसको फिर से दो भाग में बांट दिया गया। कौन सा? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और इस पर कानून बनाने का कार्य गवर्नर मंत्रियों की सलाह से करता था, और मंत्री वही सलाह देते थे। और वैसे मंत्री, इसमें वही मंत्री थे जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। और आरक्षित विषय पर भी कार्यपालिका गवर्नर ही शासन करता था, लेकिन किसके सहायता से? कार्यपालिका के सहायता से। इसमें वैसे कार्यपालिका थे जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, उनको रखा गया। आइए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। इस द्वैध शासन व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इस तरह की ये दोनों देख रहे हैं प्रणाली, इसी को ही द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इसमें और जानते हैं, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली होगी। कहाँ गया, नोट कीजिए।
फिर अभी यार इसमें बचा हुआ है बहुत कुछ। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया। ठीक, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया। ये द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ थी? प्रांत में भी था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ था? केंद्र में, सेंटर में, ना कि स्टेट में था द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक, याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था। कथन 4-5 को दे देगा स्टेटमेंट, और उसमें छांटने के लिए बोला जाता है। ठीक, देखिए इसमें देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक, अगला देखिए, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया। अगला, दोनों में बहुसंख्यक सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होते थे। मतलब जो भी विधानसभा का 160 मतलब 60 को सदस्य था, 60 सदस्य थे, तो उनका जो था उसमें से बहुसंख्यक 40 बोलिए तो, या फिर बहुसंख्यक हो गया 60 का 30 हो गया तो 35 मान लीजिए। ठीक, उसका निर्वाचन होता था। बाकी बात जो थे रेस्ट 25 उनका चयन होता था, अपने हिसाब से वो चयन करते थे। उसके बाद देख लीजिए क्या कहा था, वायरस मत पढ़ लीजिएगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर, वायसराय की कार्यकारी परिषदों के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ, इसको पूरा लिख लीजिएगा, कमांडर इन चीफ के को छोड़कर सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। अगला पॉइंट, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया। क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से कौन सा कथन सही है, दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। और इसमें रहेगा 1919 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली के दायित्व को कम किया गया था। क्वेश्चन पूछिए क्या पूछ रहा है, असत्य कथन चुनने के लिए, और 4-3 वो सही वाला दे देगा। तो फिर आप जो एलिमिनेट करना जानिएगा। फिर अगला पॉइंट आइए, इस एक्ट ने संपत्ति, शिक्षा, कर के आधार पर कुछ लोगों को वोट देने मतलब मताधिकार दिया गया। अगला फिर इसमें आगे देखते हैं। क्या अगला पॉइंट देखते हैं, इस अधिनियम ने 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। आज के डेट में यूपीएससी, ठीक, ना कि स्टेट पीसीएस। ये सिर्फ सेंटर के लिए, मतलब जब तक भी शासन किया इन्होंने कभी तो स्टेट को पावर दिया ही नहीं। चाहे 1935 में ही ले लीजिए, स्टेट को डायरेक्ट स्टेट में कभी नहीं द्विसदनीय व्यवस्था इन्होंने लागू किया। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या, इस अधिनियम के केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया। ठीक, और राज्य विधानसभाओं को अपने स्वयं के बजट बनाने का अधिकार दे दिया। अगला पॉइंट, इस अधिनियम में क्या की स्थापना की गई। एक अगला देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसे अगले 10 वर्षों तक इस अधिनियम की जांच करना था और 10 वर्षों के उपरांत अपना रिपोर्ट सौंपना था। इसी को लेकर तो साइमन गोबैक वाला आया था ना, नोट कीजिए इसको। फिर देखते हैं साइमन कमीशन। आइए देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। ठीक, साइमन कमीशन कब गठन किया गया था? 1927 में। इसको गठन करना कब था? 10 वर्ष के बाद 1929 में गठन करना चाहिए, लेकिन समय से पहले इसका गठन किया गया, तो इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया। बहिष्कार करने का 2 रीजन था, एक तो समय से पहले और दूसरा क्या था, सभी सदस्य ब्रिटिश से ही थे, भारतीय इसमें कोई नहीं था, इसीलिए इसका साइमन गो बैक का नारा लगा था पंजाब में, ठीक, लाहौर में, सभी जगह से इसका बहिष्कार होने लगा था, कलकत्ता में। ठीक है, सबसे पहले लाहौर में हुआ था। आइए देखते हैं इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी। 7 सदस्य थे इनके। ठीक, और इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे कौन? सर जॉन साइमन कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो 1930 में। इसके रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान था? इन्होंने कहा भारत में द्वैध शासन प्रणाली को बने रहने दिया जाना चाहिए। ठीक, भारत राज्य सरकार का विस्तार कर दिया जाना चाहिए, जैसे 20 सदस्य थे उसमें और सदस्यों की कर देना चाहिए। और देखिए उसके बाद फिर ब्रिटिश भारत का संघ होना चाहिए, ब्रिटिश भारत को एक संघ के रूप में बना देना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर
सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को बने रहने दिया जाए, तभी हम यहाँ रूल कर पाएंगे, अन्यथा ऐसा रूल नहीं कर पाते। फिर नोट में लिख लीजिए, और क्या क्या था, नोट लिखिए। नोट, आयोग के प्रस्ताव को, इनके जो प्रस्ताव थे ना, ये जो उपबंध किया गया था, इस पर चर्चा करने के लिए भारतीयों को बुलाया गया था कि लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन किया गया था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे, वो सब पे चर्चा करेंगे। हिस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर करते जाएंगे सही से। देखिए नोट में लिखिए, पहला नोट, आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में, ठीक। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए, संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। यह श्वेत पत्र ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के हाथ भेज दिया गया, ठीक, जिसमें उसको समीक्षा करनी थी। इस समिति के सुझाव को कुछ संशोधन के साथ 1935 के अधिनियम में शामिल कर लिया गया। अब आइए देखते हैं कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक ये देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड कब लागू किया गया था? 1932 में। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड को कम्युनल अवार्ड का जनक भी कहा जाता। वहाँ मार्ले मिंटो को किस में कहा जाता? किसका? पृथक निर्वाचन के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जनक कहा जाता था। यहाँ कम्युनल अवार्ड के लिए जनक कहा था। शब्द पे बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट यहीं से गलती होती है। फिर अगला देखिए, इस अवार्ड में अब दलितों को लेकर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक। इन्होंने जो अवार्ड जारी किया था, घोषणा किया था, जो योजना घोषणा किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इसमें क्या इन्होंने बोला था, दलितों को एक अलग, मतलब उनका अलग से निर्वाचन होगा। पहले क्या होता था, हिंदू के साथ ही होता था उनका चयन। अब इस अवार्ड को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। इस समय गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे, ठीक। तो इसको ना हम लोग हिस्ट्री में अच्छा से देखेंगे। गांधी जी यरवदा जेल में थे, जहाँ उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया था। देन तभी अंबेडकर और गांधी के बीच में समझौता। इस समय जो थे ना, अंबेडकर इमर्जिंग लीडर थे दलितों के। अगला पॉइंट देखते हैं, इस समझौते में हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को भी बनाए रखा और दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिए गए, ठीक। अगला पॉइंट अब हम देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखते हैं इसमें, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था को बनाया। ये बात तो सही है कि यह अधिनियम आने से, जैसे आज के डेट में होता है ना कि मंत्री कोई प्रस्ताव भेजा जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है, ठीक, पूछा जाता है। तो इस व्यवस्था में, इस शासन व्यवस्था में कि इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम में 321 धाराएँ, जो आजकल अनुच्छेद 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थी। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। संघ की बात कहाँ कही गई थी? 1927 के साइमन आयोग के रिपोर्ट में, उसमें बोला था कि एक संघ होना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। अगला पॉइंट, इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया। आगे, इसने केंद्र और राज्य के मध्य 3 अनुसूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 अनुसूची, कौन सा? संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय थे उस समय? 59। अभी कितने हैं? 100। और राज्य सूची में कितने विषय हैं अभी? 59। उस समय कितने थे? 54। अभी 67 है, ठीक, 67। संवर्ती सूची में कितने हैं? 36। संवर्ती सूची में उस समय कितने थे? 36। अभी कितना वर्तमान हमारे भारत में? 47। और जो बच गई थी, जो शक्तियाँ बच गई थी, जो और सूची में जो भी कम बच गया था, वो क्या गया? उठा के वायसराय को दे दिएगा। वायरस इसको मत पढ़ लीजिएगा, किसको दिया? वायसराय को। भैया मेरे बार बार बोलते हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो फिर वो आपको चुना लगा जाएगी। 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के एग्जाम में। अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय को दे दिया गया। संघीय व्यवस्था,
कभी अस्तित्व में नहीं आई, चूँकि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बोले भाई हम संघ में नहीं रहेंगे, हम अपने अकेले रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमको संघ में रहने। जैसे आज के डेट में देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर मांग रहा है कि संघ में नहीं होंगे, अकेले रहेंगे, स्वतंत्र बनेंगे, इसीलिए तो उनका हवा टाइट कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी। प्रांत में दिया गया था द्वैत शासन व्यवस्था, कर देख लेते हैं। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। चलिए इसमें फिर आगे देखते हैं, इसमें अभी और बचा बहुत पॉइंट। आइए देखते हैं आगे इस अधिनियम को, 1935 के अधिनियम को। पहले ही बता ये लंबा अधिनियम, इसी के रूल के हिसाब से तो आज हम इसके उपबंध को, बहुत सारा उपबंध को हमारे भारतीय संविधान में लिया गया। देखिए आगे देखते हैं इसमें, इस अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, अर्थात गवर्नर को मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करना अनिवार्य कर दिया। पहले कोई गवर्नर कोई किसी का बात नहीं मानते थे, अब देखो ना इसमें कह दिया बात मानना अनिवार्य हो गया। चलेगा ऐसा व्यवस्था? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, मनमानी। अंग्रेजों ने किसी का बात सुना है? तो देखिए ना वही हो गया ना। यह व्यवस्था 1937 में लागू हुआ और 1939 में समाप्त हो गया। भाई टिकवे नहीं करेगा, अंग्रेज किसका बात मानेगा भाई। अगला पॉइंट देखिए, इस अधिनियम ने 11 राज्यों में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया। कितना है? 11 राज्य में से, उस समय 11 राज्य थे भारत में, आज उसमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रावधान किया, जिसमें से बिहार, ठीक, असम, बंगाल, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उसमें संयुक्त प्रांत हुआ करते थे। ठीक, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर वैसी व्यवस्था जहाँ में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अभी वर्तमान समय में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और कौन कौन से राज्य प्रस्तावित हैं द्विसदनीय व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। इस अधिनियम ने क्या किया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया। ठीक, इस अधिनियम ने 1858 में स्थापित की गई परिषद को समाप्त कर दिया और इसने केंद्रीय प्रांतीय व संयुक्त प्रांतीय कहने का मतलब 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर जो बनाएगी, संस्था बनाएगी, लोक सेवा आयोग का गठन किया। और देखिए इस अधिनियम ने संघीय व्यवस्था को 1939 इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय 1937 में, ठीक, इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की है। ये भैया मेरे कॉल जोड़ के बोलते हैं, समझे? स्टेटमेंट पर ध्यान दिया कीजिए, बिना स्टेटमेंट, बहुत बरंडर होता है, स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, गौर पढ़ते हैं, समझे? इसके लिए जो भी करना पड़ेगा ना करेंगे, बट वही होगा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट के बिना, स्टेटमेंट के चक्कर में स्टूडेंट गलतियां करके आते हैं। ठीक, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय याद रख लीजिए। कब? 1937 में स्थापना किया। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। आइए आप देखेंगे 1947 का अधिनियम क्या बोलते हैं। 1947 के अधिनियम में इसमें अंतरिम सरकार की गठन करेंगे। आइए देखते हैं 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बोले ना हर जगह इसका नाम। अब यहाँ पर क्या आ गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या आ गया? स्वतंत्रता अधिनियम। हमेशा भैया मेरे कॉल जोड़ कर हम बोलते हैं, समझे? शब्द को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, बिना शब्द पे ही सब खेल एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए ये घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को। कौन घोषणा किए थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा किया था कि 30 जून 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक, आइए अब हम बार एक को बात बोलेंगे, कोई बात नहीं बोलेंगे, एक को बात बोलेंगे। शब्द को ध्यान से पढ़िए, शब्द में क्या बात, शब्द सारा खेल एग्जाम में शब्द का है। आइए देखते हैं, इस अधिनियम की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की थी। ठीक, भारत के विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने की। ठीक, ये तो हो गया उपबंध, ऐसे बता दिया आप लोगों को, एग्जाम में कुछ आया था। अब लेकिन इस अधिनियम का विशेषता यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर इसे स्वतंत्र
और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। कौन सा? बोले ना, बार बार क्यों बात बोलेंगे, शब्द पे ध्यान दीजिए। स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। कौन सा राष्ट्र घोषित किया? स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र। इसने, अगला पॉइंट, इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र, फिर देखिए शब्द पर, दो स्वतंत्र डेमोनियम संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। कौन सा? स्वतंत्र डेमोनियम संप्रभु राष्ट्र। ये चार शब्द, चारों शब्द को दो, कौन सा? भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिसे राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। भाई मेरा मन होगा, एक संघ था राष्ट्रमंडल, उसमें मेरा मन होगा जुड़ेंगे, नहीं मन होगा नहीं जुड़ेंगे। अगला देखते हैं, इसने वायसराय पद की समाप्ति कर दी। वायसराय, वायरस नहीं, वायसराय, बार बार हम कहते हैं वायसराय को वायरस मत पढ़ दीजिएगा, आजकल सबके दिमाग में घूम रहा खाली वायरस है, ठीक। इसने वायसराय पद की समाप्ति कर दिया। उसके स्थान पर गवर्नर जनरल, उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन कर दिया, ठीक। इस अधिनियम ने दोनों राज्यों को अपने विधानसभाओं को संविधान बनाने की अनुमति दी थी। दोनों जो स्टेट था, मतलब कहने का स्टेट मतलब देश, पाकिस्तान और भारत को, दोनों को भाई अपना संविधान सभा बना सकते हो, इसकी अनुमति दे दी गई। या अब संविधान सभा बनाओ, अपना संविधान बनाओ, या फिर किसी देश का अडॉप्ट कर लो संविधान सभा बनाने की सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सभा को अनुमति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है। हमारा जो संविधान सभा बना था उनको यह अनुमति थी कि जो ब्रिटेन द्वारा कानून बनाया गया हमारे उपयोगी लिए है तो हम रखेंगे, या मेरा मन होगा अच्छा हो या बुरा हो जो भी हो, हम मेरा मन नहीं रखने का तो नहीं रखेंगे, ये अनुमति थी हमको। अगला देखते हैं फिर, 15 अगस्त 1947 के बाद ये बना दिया, सभा को अनुमति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है। अगला देखते हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद बना ब्रिटिश संसद कानून। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन में जो भी कानून बना, ठीक, ब्रिटेन में जो भी कानून बना वो भारत में या पाकिस्तान में तभी लागू होगा जब तक दोनों राज्य इसे मानने के लिए कोई कानून ना बना ले। मतलब हमारे पार्लियामेंट कोई कानून बना लेता, ठीक है भैया हम ये कानून बनाते हैं कि आपका जो कानून बनाएगा हम पे भी लागू होगा, ऐसा रेजुलेशन लिख के उनको देंगे तभी हमारे ऊपर लागू होता, ऐसा प्रावधान किया गया। इसमें और भी पॉइंट बचे हुए उसको भी देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, ठीक। भाई बार बार क्यों को बात हम बोलेंगे, शब्द को भैया मेरे ध्यान से पढ़िए, शब्द पे ही सब खेल। आइए देखते हैं, इस एक्ट ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को सौंप दी गई। जो सचिव थे ना, जो केस उस करने का बाद होता था, भारत सचिव जो इंग्लैंड में रहते थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये किसी के खिलाफ केस कर सकते थे, ठीक। वही शक्तियाँ किसको दे दिया? राष्ट्रमंडल के सचिव को सौंप दी गई। अब भाई हम रहेंगे राष्ट्रमंडल में तब ना हम जाकर कोई केस उठाएंगे लगाएंगे। जैसे अभी यूएनओ का सदस्य है तो कोई बात होता जाते हैं ना यूएनओ, या पाकिस्तान जाती है ना यूएनओ। इस एक्ट ने देसी रियासत आदिवासी क्षेत्र समझौता पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त कर दिया। 1947 वाला एक्ट जो था, देसी रियासत कितने थे? 500 से अधिक थे ना। देसी रियासत और आदिवासी क्षेत्र के लिए समझौता किया था इन्होंने, तो उस पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप हटा लिया गया। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत व पाकिस्तान चाहे तो मिलकर साथ रहे या अलग रहे। ये बात बोला था, याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान चाहे तो साथ रहे या अलग रहे। इस अधिनियम ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोनों देश को, पाकिस्तान और भारत दोनों चाहे तो अपने प्रांत में सरकार चला सकते हैं। किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। चाहे तो दोनों अपना कानून, अगर इसमें कुछ बदलाव भी करना चाहते तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, ये अनुमति प्रदान किया गया था। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख
घोषित किया। क्या किया? संवैधानिक प्रमुख घोषित किया। किसका? भारत, किसको? गवर्नर जनरल को भारत का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया। अब जो था ना, पहले ये गवर्नर जनरल जो थे 1935 में बात उतना ही माने थे, 1937 में बने थे ना, बात उतना ही मानते थे, इसीलिए उस पद को समाप्त कर दिया गया था गवर्नर जनरल वाली। अब क्या हुआ, लास्ट में जाते जाते बोले चल भैया हम बात मान लेते हैं, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, लास्ट में जा ही रहा तो चलो तो बात मान लिया गया लास्ट में। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट, अपने आप को क्राउन बोलती थी ना महारानी, मैं भारत की सम्राट हूँ, तो वो शब्द भी समाप्त कर दिया। नए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से पूर्व आईसीएस मतलब आईसीएस कहने का मतलब सिविल से, भारतीय सिविल सेवक, ठीक, इंडियन सिविल सर्विस। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा को वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले मिल रही थी। मतलब उसके बाद भी वही सुविधा, अगर भारत में है तो उसको वही सुविधा मिलेगी। आइए भैया मेरे, ये हमारा 1547 का अधिनियम खत्म हो गया। अब बोले थे ना आज आज़ादी करवाइए देते हैं, आज़ाद तो करवा दिए भैया। इसमें जानते हैं एक एक पॉइंट सर, देखिए एक एक पॉइंट मतलब एक एक शब्द को, शब्द परीक्षण पे ही सारा खेल है। जहाँ शब्द गड़बड़ाया कि बस आपका आंसर भी गड़बड़ाया, आंसर गड़बड़ाया तो रिजल्ट भी गड़बड़ाएगा। इस बात का गांठ बांध लीजिए, घोर के पी लीजिए। स्टेटमेंट को, प्रश्न में उत्तर में दिए गए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। अरे कम में क्वेश्चन मारेंगे, 60 को बनाएंगे, लेकिन सही तो मारेंगे, गलत तो नहीं होगा ना। इस बात का ध्यान रखा कीजिए। चलिए फिर अब हम देखते हैं, थोड़ा देख लेंगे अंतरिम सरकार के बारे में। ठीक, अंतरिम सरकार के बारे में आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल जो बनी थी, किसका कौन काम था, किनका कौन था, कौन कौन सा काम करते थे, ठीक, वो चीज़ क्या है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946। ना कि ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, ये चीज़ नहीं है। ये क्या है? अंतरिम सरकार। ध्यान से देखिए क्या है अंतरिम सरकार। ठीक, आइए देखिए पहले जवाहरलाल नेहरू, वो कौन सा मामला देखते थे? राष्ट्रमंडल संबंध मामला देखते थे और विदेशी मामला देखते थे, विदेश के साथ क्या डील करना। ठीक, अगला देखते हैं सरदार पटेल। ये क्या, इनके अंतर्गत कौन सा कार्य था? गृह मंत्रालय था, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय था। ठीक, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था इनके अंतर्गत। जॉन मथाई, एक्रोनॉलॉजी देखिए ना, देखिए सबसे बड़ी पटेल, सरदार पटेल। अब तो फेमस है, ये फेमस बड़ी, ये दोनों तो फेमस बड़ी है, कोई इसमें बुराई नहीं, दोहराई। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद, बिहार का लोग ज़्यादा खाते हैं, इस तरह एक्रोनॉलॉजी बना के चलिए। तो क्या हो गया? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक, जॉन मथाई, अरे कोई भी चीज़ को मथते हैं ना, जैसे गन्ना पेराई होता है तभी तो उसका रस निकलता है, शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो वही हो गया जॉन मथाई। क्या होंगे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, लोगों की ज़रूरत की सामान। अब जगजीवन राम, देखिए छोटे कास्ट के लोगों से क्या करते हैं लोग? सबसे ज़्यादा काम लेते हैं। ठीक, मेरा मतलब वो इंसेंटिव नहीं है, बट एक याद करने के तरीके से आपको बता रहे। जगजीवन राम, ठीक, लियाकत अली खान, इनको क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री। सरदार बलदेव सिंह, अच्छा देखिए ये नाम से ही लग रहा है ना भारी भरकम, सरदार बलदेव सिंह, तो इनको भाई दे दिया डिफेंस सेक्टर, रक्षा, जाओ तुम रक्षा करना। होमी भाभा, SCH भाभा, इनके अंदर के जहांगीर होमी भाभा क्या थे? उन्होंने खगोलीय के लिए बनाया था ना कि भाई, उन्होंने बोला था ना कि भाई बिजली जो चमकती है उससे हम उसमें ऑब्जर्व करके ऊर्जा सप्लाई करेंगे। बस उसी बात को ध्यान में रख के याद रखिए कि भाभा जब ही आया तो हो गया ऊर्जा, खान एवं ऊर्जा। अगला अब्दूर, रब, निस्तार, ये इनके अंतर्गत क्या था? अब्दूर मतलब भाई दूर से। ठीक, अब्दूर क्या हो गया? हाँ दूर, कोई दूर से क्या भेजते? चिट्ठी भेजते ही ना। हाँ, उस समय में मोबाइल फ़ोन नहीं था जो लगा लेते, उस समय चिट्ठी था तो बस वही चलता था। डाक एवं वायु, आसफ अली, इनके अंतर्गत क्या दिया? रेलवे एवं परिवहन। हाँ, सी राजगोपालाचारी, अब आचार्य का क्या होता था? शिक्षा देना। ठीक, सी राजगोपालाचारी आचार्य। आई चौधरीगर, इनके अंतर्गत क्या था? वाणिज्य। गजनफर अली, इनके अंतर्गत क्या था? गजनफर अली, इनके अंतर्गत क्या था? स्वास्थ्य।
जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके अंदर मंडल अब कमंडल वो मत सोचिए, ठीक, जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके अंतर्गत क्या था, विधि मंत्रालय। अब अंतरिम सरकार का देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में, ठीक, पहला मंत्रिमंडल। इसमें क्या हुआ कि एक दो काम बढ़ा दिया गया और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो उनके एवज में कुछ नए लोगों का नियुक्ति किया गया और कुछ हेर फेर बदल हुई मंत्रिमंडल में। बाकी बात सब वही है। जैसे देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे वो पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक, राष्ट्रमंडल संबंध मामला उनके हाथ में था, विदेशी मामला उनके हाथ में था, और शोध कार्य भी अपने हाथ में ले लिया। अभी प्रधानमंत्री भी ले रखे हैं ना, और प्रधानमंत्री भी बन रखे हैं, ठीक। सरदार पटेल, इनका देखिए गृह सूचना एवं राज प्रसार था। आज़ादी के बाद उन्होंने उन्हें राज्य के मामले भी देखने के लिए बना दिया गया होम मिनिस्टर के रूप में, कि भाई सबको अपने अंदर समाहित किया जाए, मतलब विलय करवाने के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी का काम वही है, कृषि एवं कार्य। आप देखिए ये जो पहले थे ना, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, अंतरिम सरकार में थे जॉन मथाई, अब कौन हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जगजीवन राम वही रह गए श्रम बल में ही। अब देखिए यहाँ कौन था, आर के पसन मुगम शेट्टी को बना दिया गया वित्त मंत्री। लियाकत अली खान चले गए कहाँ, पाकिस्तान, इससे पहले लियाकत अली खान थे। सरदार बलदेव सिंह वो शिक्षा मंत्री ही रह गए। BN गॉडगिल को बना दिया गया कार्य खान एवं ऊर्जा। पहले कौन थे अंतरिम सरकार में, CH भाभा थे। रफ़ी अहमद किदवई को बना दिया गया संचार मंत्री। कल तक में ये क्या था, डाक एवं वायु मंत्रालय किसके अंतर्गत था अंतरिम सरकार में, अब्दुर रब निस्तार के अंतर्गत था। अब जॉन मथाई बन गए रेलवे मंत्रालय, और किनके अंतर्गत था ये याद नहीं है, अच्छा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बना दिया गया शिक्षा मंत्री। और इस समय कौन थे अंतरिम सरकार में, C राजगोपालाचारी थे। और CH भाभा को बना दिया गया वाणिज्य मंत्री। आप कॉमर्स देखिए, कॉमर्स मंत्रालय में दे दिया गया। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य डाल दिया गया। और विधि मंत्री हमारे कौन बन गए, भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक। अब ये हमने देख लिया। अब अगला हम क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे मंत्रिमंडल से लेकर भैया मेरे 1600 ईस्वी से लेकर के और 1947 तक अधिनियम, जो भी अधिनियम का प्रावधान रहा हमारे संविधान में, मैंने उन सब चीज़ों को पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह पढ़ा, कुछ नहीं, वो तो पढ़ने में तब मज़ा आएगा, उसको जानते हैं। हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, क्रोनोलॉजी बाय डेट वाइज पढ़ना होगा, कहानी समझते हुए, तब बेहतरीन होगा। उसको लिखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, ठीक। तो ये हमने पढ़ा दिया। अगला हम लोग करेंगे संविधान का निर्माण कर देंगे, समझे। यहाँ से क्वेश्चन संविधान के निर्माण से, और ये जो अंतरिम सरकार और मंत्रिमंडल है ना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है, समझे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि भाई शब्द को देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, और वो था अंतरिम सरकार का। और जो भी हमारे 1947 के अधिनियम से क्वेश्चन कभी डाल ही देता है, 1935 के अधिनियम से तो 100% क्वेश्चन आती है हर एक एग्जाम में कोई ना कोई। इसीलिए कॉल जोर को बोलते हैं, शब्द को ध्यान से गौर पढ़ते हैं, समझे। शब्द को ध्यान से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग लगाइए। और जानते नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार देखिए, अपने समझ में आएगा। पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपको कैसे नहीं समझ में आता। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग कल संविधान निर्माण देखेंगे।